जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 का ओवरव्यू देख लें ज़रा जी। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एमसीक्यूज़ आ रहा है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। काफ़ी सारा पोर्शन पेपर का आपका सी लैंग्वेज का 11वें चैप्टर में से होगा इस दफ़ा 2021 में। और डिस्कशन वही हमारी कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, चैप्टर का टेस्ट शेयर किया जाएगा और साथ में पास्ट पेपर का कंपैरिजन होगा। अ, चलें जी, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूँ, जो कि सबसे पहले तो पेपर की डिवीजन या पेपर का मॉड्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें जी, चैप्टर का पहला मॉड्यूल है। चैप्टर का पहला मॉड्यूल व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपने याद करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं आपको बता दूं, उसको आपने पहले तैयार कर लेना, बाकी फिर चीज़ें बाद में देखनी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आपने करनी है और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कितनी तरह के अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ये बना हुआ है। डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके बाद पहली टाइप है उसकी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर या सीक्वेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद सिलेक्शन या डिसीजन वाला, जिसमें इफ एल्स की बात की जाती है, और रेपिटेशन स्ट्रक्चर। ये चारों चीज़ों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद इफ़ एल्स, इफ़ आपने कर लेना, ये पहले वाला इफ़ है। उसके बाद सिंपल ऑफ इफ़ स्टेटमेंट है और वन अल्टरनेटिव बोलते हैं इसको। इफ़ एल्स जो है वो भी आपने साथ में तैयार कर लेना है इसके। इफ़ एल्स और नंबर 2 पे इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिखना है। और एक और चीज़ आ सकती है क्वेश्चन में कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, उसकी टाइप एक्सप्लेन कर दें, तो उसमें आपने इफ़ भी डिफाइन करना है, इफ़ एल्स भी डिफाइन करना है और इफ़ एल्स इफ भी, ठीक है। और स्विच का भी थोड़ा सा बता देना है। ये चारों कैटेगरी जो है वो किसकी हैं, इफ स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर की आगे टाइप्स हैं। इस तरह से एक लूप का क्वेश्चन आया था एक दफ़ा कि डिफाइन लूप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज एक्सप्लेन। उनमें डेफिनेशन आपने लिख देनी है, सिंटैक्स बता देना, बेसिक चीज़ें बता देनी है इसके अंदर। और क्योंकि इस दफ़ा लूप में से सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम आएगा, दैट्स वाई आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है अगर, तो आपने 11वें चैप्टर को फोकस करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ और इफ़ एल्स की। उसके बाद ये दोनों इकट्ठे आपने तैयार करने हैं, इफ़ और इफ़ एल्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। उसके बाद ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं बोला बन सकता है, जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और आगे उसकी टाइप्स हैं, सिक्वेंशियल, सेलेक्शन और रेपिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इफ़ एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स है थर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के लिए, जो कि इस्तेमाल होता है मल्टीपल चॉइसेस के लिए, मल्टीपल सेलेक्शंस के लिए। और उसके बाद लास्ट एक माइनर सा क्वेश्चन रहता है हमारे पास, कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, सिंपल इफ़ एल्स की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो काम जिसमें टू डिसीजंस हैं, कंडीशन पहले लिखी जाती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, देन पहली स्टेटमेंट जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर कॉलन साइन के बाद सेकंड स्टेटमेंट, और जैसे इफ़ के बाद स्टेटमेंट होती है और एल्स के बाद स्टेटमेंट होती है। लेकिन जी उसके बाद फाइनली स्विच जो है वो लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा आउटलाइन में नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, जबकि इसको थोड़ा बहुत आपने पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन स्विच और नेस्टेड इफ़ एल्स। उसके बाद फिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आपने निकालना है। इफ स्ट्रक्चर में से आपको मिल जाएगा कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं, टू और मोर स्टेटमेंट्स आफ्टर अ कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ इफ़ का इस्तेमाल बहुत कम है, और क्योंकि कंडीशन ट्रू हो तो आंसर डिस्प्ले होता है कुछ ना कुछ, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आती। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं जी, और कीप इन माइंड कि कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से भी आ सकता है। ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लाइक हमारे पास इफ स्टेटमेंट का हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इफ़ का भी बन सकता है, इफ़ का सिंटेक्स भी पूछ सकता है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई भी शॉर्ट लॉन्ग के अंदर से निकाल के एग्जामिनर सेट कर सकता है, पेपर में दे सकता है। चैप्टर नंबर 11 ये है जी, इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद नेस्टेड इफ, उसका सिंटैक्स पूछा हुआ है, कंडीशनल ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से एमसीक्यूज भी एक मोस्टली आता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड नेस्टेड इफ एल्स, मतलब स्विच जो है वो उसमें रेंज इस्तेमाल नहीं होती, मल्टीपल अल्टरनेटिव के लिए ये भी इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल चॉइस में से एक चॉइस सेलेक्ट करनी है। और इफ एल्स इफ नेस्टेड जो है वो भी इसी मकसद के लिए है, लेकिन इफ एल्स इफ में हम रेंज ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जबकि स्विच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्विच में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर या केस के अंदर,
इंटीजर नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करेक्टर वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इफ एल्स इफ है उसके अंदर हम किसी भी तरह का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्विच का इस्तेमाल थोड़ा सिंपल है, जबकि इफ एल्स इफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये तो था क्वेश्चन 11 के शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करें तो ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। Like which programming structure execute program statements in order, sequence के साथ जो चलाता है that is called a sequential structure. Option C. जी पहले का C है। उसके बाद another term for making decision, decision के लिए क्या इस्तेमाल होता है that is selection. उसके बाद which of the following is equivalent to this one, इसके equivalent कौन सा होगा। अब देखिए जब हम नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन आएगा। विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस फ्रॉम सिंगल एक्सप्रेशन। सिंगल एक्सप्रेशन से मल्टीपल ब्रांचेस की तरफ आप कहाँ पे जाते हैं, स्विच के अंदर। मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, इसको पहले एवेल्यूएट किया जाता है, उस एवेल्यूशन का जो भी आंसर आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा डिफरेंट केसेस, और जो भी केस मैच करेगा उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो हर केस के बाद ब्रेक हम यूज़ करते हैं वो उस ब्लॉक से एग्जिट कर देगा, बाहर निकाल देगा। केस ब्लॉक एंड विद, हर केस के बाद क्या आता है, ब्रेक आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हर केस के अंदर आपको ब्रेक लिखना पड़ता है, तभी वो कंडीशन मैच होने की सूरत में आपको एग्जिट करेगा। अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो मैचिंग केस तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन उसके प्रोसीडिंग जितने भी नेक्स्ट होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। ब्रेक का इस्तेमाल लाजमी है। कंडीशनल ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ, कंडीशनल ऑपरेटर अल्टरनेटिव है, किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, इफ एल्स की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल इफ एल्स की जगह पे। स्विच स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ, स्विच नेस्टेड इफ एल्स की जगह पे इस्तेमाल होगा। मल्टीपल चॉइस की बात की जा रही है। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ये चेंज करके भी आ सकता है कि 3 ऑपरेंट्स पे काम करता है, 3 ऑपरेंट्स पे। विच ऑपरेटर इन द सी टर्नरी ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन, सिंपल क्वेश्चन मार्क भी पेपर में आया हुआ है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे फॉलोइंग इज अ वैलिड केस स्टेटमेंट, कौन सी केस स्टेटमेंट वैलिड है। मैंने बोला कि इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फ्लोट इस्तेमाल नहीं होता, मतलब डी ऑप्शन नहीं आ सकता। और कलेक्शन ऑफ करेक्टर स्ट्रिंग होता है, ये सी भी नहीं आ सकता। रेंज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ग्रेटर दैन लेस दैन का ये भी नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ए आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू वे डिसीजन, टू वे डिसीजन के लिए इफ और एल्स इस्तेमाल होता है, जबकि कंडीशन एक है और डिसीजन दो हैं, रास्ते दो हैं हमारे पास। और यहाँ से एक चीज़ निकलती है कि अगर हमारे पास दो चॉइसेस हैं तो आप एक कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास 3 चॉइस हैं तो आप 2 कंडीशन इस्तेमाल करेंगे और तीसरा एल्स के खाते में जाएगा। जबकि अगर वो पूछता है आपसे कि अगर आपके पास n चॉइसेस हैं तो हाउ मैनी कंडीशंस, n पॉसिबल चॉइसेस हैं तो कितनी कंडीशन आएंगी, n-1 कंडीशन होंगी, जबकि लास्ट ऑप्शन एल्स में चली जाएगी, n-1 कंडीशंस। which is used to join the conditions to perform the compound comparison. कंपाउंड कंपैरिजन बनाने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते बैठते हैं, जो कि एंड है और नॉट है। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसका डिस्कशन है वो भी ज़रा सुन लें। एमसीक्यू आ सकता है कि दो लॉजिकल ऑपरेटर जो एंड और है वो बाइनरी हैं, बिकॉज वो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं, जबकि नॉट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है और उसका सिंबल ये वाला होता है। और ये पेपर में आया हुआ है कि यूनरी ऑपरेटर है ये वाला, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल नॉट है जबकि यूनिटी ऑपरेटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे फिर ये एमसीक्यूज पेपर में आया कि ट्रू जो है वो 1 को इंडिकेट करता है और नॉन ज़ीरो भी इसको कह सकते हैं, ज़रूरी 1 नहीं है। उसके बाद फॉल्स जो है वो 0 को इंडिकेट करता है। ये एमसीक्यूज पेपर में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट ये देखें, कुछ टेस्ट है इसके अंदर। ये जिस सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रेक का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि स्विच के अंदर है, इफ स्टेटमेंट का शॉर्ट है। उसके बाद आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो पहले क्वेश्चन का पार्ट है, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर का मैंने आपसे बोला। उसके बाद सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ का सिंटैक्स आपने जस्ट लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। आगे फिर इफ एल्स इफ का लॉन्ग क्वेश्चन है, और कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या है, और 2 एग्जांपल्स आपने बतानी है। कंडीशनल स्ट्रक्चर मतलब टर्नरी ऑपरेटर जो हमने पढ़ा, कंडीशनल ऑपरेटर।
उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हल कर लीजिएगा, काफ़ी सारे आपको आते होंगे। और फाइनली ये छोटा सा टेस्ट मैंने डिज़ाइन किया है, इसको आपने परफॉर्म करना है। ये जी पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें कह रहा है कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स ऑर्डर सीक्वेंस का जो बनाता है, सेम वही बात जो पहले हमने डिस्कस की है। उसके बाद लेकिन आंसर आपने खुद से फाइंड आउट करना है। अनदर टर्म फॉर मेकिंग डिसीजन, उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस, देन कंडीशन ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ, कंडीशन ऑपरेटर कितने ऑपरेंट्स पे काम करता है या क्या बोलते हैं उसको, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा वाला है, और वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है, जबकि टू वे डिसीजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और स्विच का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस करना है आज। ये लें जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पास्ट पेपर। इसमें देखें डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट कीप इन माइंड कि बाय डिफ़ॉल्ट 50 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है, जो जिसको हम डाटा टाइप टेक्स्ट असाइन करते हैं ना किसी भी कॉलम को या फील्ड को, तो 50 कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, लेकिन मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक करेक्ट प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर सकते हैं उसको। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, सारी डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं। टू आर मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग द डिफरेंट नेम्स, टू आर मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम बट द सेम मीनिंग, मतलब एक ही मीनिंग हो लेकिन नाम डिफरेंट हो तो सिनोनिम प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ पे आपने इसको फोकस करना है डिफरेंट नेम के ऊपर, मतलब चीज़ एक ही है लेकिन नाम डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड एज सिनोनिम्स। उसके बाद लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा, ईआर मॉडल होता है जो कि लॉजिकल मॉडल होगा जहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज, एट्रीब्यूट को फील्ड भी कहा जाता है, और मैंने कॉलम भी कहा था। एट्रीब्यूट और फील्ड तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टू डेटाबेस हम सेव करते हैं, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस ये इनकरेक्ट है, किसी स्टूडेंट ने लगाया हुआ है, और यहाँ पे नन ऑप्शन आना है बिकॉज मैंने बोला था कि आपने एब्रीवेट करना है फिर इसका टिक करना है, अगर होता MDB तो फिर करेक्ट था ये वाला। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे सी लैंग्वेज क्या है जी, प्रिंट एफ बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद लूप स्टेटमेंट कौन सी है, ये सारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, कोई भी लूप नहीं है, नाना आएगा। IDE जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, टेक्स्ट एडिटर भी है, हम प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, डीबग भी, ऑल ऑप्शन आएगा। फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, हार्ड डिस्क के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 14 से MCQs है फाइल सिस्टम का। नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सेप्ट, कहते हैं सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा नहीं है, ग्रेटर देन नहीं है, दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। वैलिड स्विच केस आगे कॉलन साइन आना चाहिए। लूप स्ट्रक्चर ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, कौन सी लूप एक दफ़ा चलती है कम से कम, डू वाइल लूप। और इनके इसके एंड पे सेमीकोलन भी आता है। इफ़ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाई स्टार्ट कहाँ से होता है, फॉर द करेक्टर टाइप %C आएगा। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, वो देख लें। चैप्टर नंबर 1 में से डाटा और इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। उसके बाद नेम 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं, जिसमें डाटा है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर की बात हम करते हैं, फिर हार्डवेयर की बात करते हैं। चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स। उसके बाद लास्ट पे फाइनली पर्सन, वो लोग जो डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं, डाटा है। उसके बाद सॉफ्टवेयर जिसमें DBMS भी होगा। नंबर 3 पे हार्डवेयर, पूरी मशीन आपका कंप्यूटर कंपोनेंट्स। और फाइनली पर्सनल्स, DBA और DA वगैरह और एंड यूजर्स। स्टेट द पर्पस ऑफ द इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 3 से भी आपको मिल जाएगा। स्पीड को बढ़ाने के लिए इंडेक्सेस इस्तेमाल होते हैं, और प्राइमरी फॉरेन की जब लगती है तो इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं। एंटिटी, उसकी एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की टाइप्स बतानी है आपने, 1 to 1, 1 to many, many to many। एनॉमलीज, डेटाबेस एनॉमलीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस दफ़ा लॉन्ग भी आ सकता है, चैप्टर 4 से लॉन्ग आ रहा है इस दफ़ा, और 1 से। उसके बाद रिपोर्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के फ़ायदे लिख देने आपने, रिपोर्ट की डेफिनेशन जो है उसमें सारा कुछ है। स्टेट द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड चैप्टर नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम इनकम्प्लीट, जब क्यूरी लिखते हैं तो इनकम्प्लीट कंपैरिजन के लिए वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हैं। वो नाम जो A से स्टार्ट हो रहे हैं,
आगे फिर स्टैरिक आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वाइल्ड कार्ड है, क्वेश्चन मार्क आप यूज़ कर सकते हैं जी। टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कौन सा कहता ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए, ये भी क्यूरी वाले चैप्टर में से आपको मिलेगा। और रिपोर्ट चैप्टर नंबर 6 और 7। नेक्स्ट सी लैंग्वेज का देखें जी, पोर्शन नंबर 2, जो कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, चैप्टर नंबर 9 में से है। एवरी वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग द प्रोग्राम। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल, चैप्टर नंबर 8 में से। उसके बाद टर्म रेंज, चैप्टर नंबर 9 में से। और एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 9 में से। सिंटैक्स एरर लॉजिकल, चैप्टर नंबर 8 में से। असाइनमेंट स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 9 में से। उसके बाद ये आउटपुट बतानी है आपने, और आउटपुट के लिए थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। एन में हमने 400 रखा, उसके बाद एन रिमाइंडर 4, 100 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला जो कि 0 आएगा, बिकॉज पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 100 से। उसके बाद एन 10 से डिवाइड किया गया। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो एक ज़ीरो उसका ख़त्म हो जाएगा, मतलब 40 आंसर आएगा। बी की वैल्यू 40 होगी, यहाँ पर मैंने साइड पर लिखी हुई है। उसके बाद जब आप n जो कि 400 है उसको रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये 400 था, अब ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू आएगा, % जाएगा किसके पास, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के पास, दैट इज़ n की वैल्यू 0 प्रिंट करेगा, मतलब ये 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद %d नेक्स्ट वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर नेक्स्ट आर्गुमेंट के पास जाएगा, b के पास, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, तो 40 प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट %d a के पास जाएगा, a में 0 पड़ा हुआ है, तो ये 40 प्रिंट होने के बाद फिर ये 0 a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द शॉर्ट कोड। नेक्स्ट आगे चलें तो एम्परसेंट साइन का पूछा हुआ है स्कैनएफ के अंदर, चैप्टर नंबर 10 का शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये एरर्स फाइंड आउट करना, आपने फ्लोट टाइप बता दी इसकी, वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज हुआ था लेकिन उसकी टाइप नहीं बताई हुई थी। एवरी वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, बिकॉज सी इज अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। इन एक्स और वाई दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, उसके बाद एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू है 30, ये भी दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। आगे सेमीकोलन लगाना है, यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग था। उसके बाद है जी नेक्स्ट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दो एक्सप्रेशन है, ये भी करेक्ट है। प्रिंट एफ का एफ इसके साथ जोड़ना है। उसके बाद डबल कोड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कोई नहीं था z की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, हमने %d यूज़ कर लिया, बिकॉज z किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ पे आपने z को डिक्लेयर भी करना है, बिकॉज अनडिक्लेयर्ड कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। और z स्मॉल है हमारा इधर, तो इधर भी आपने स्मॉल लेटर में यूज़ करना है। ये तो थे कुछ एरर्स। उसके बाद और ऑप्शन है जी विजुअल बेसिक का, ये आपने नहीं करना अटैम्प्ट, इसको ड्रॉप कर देना है, सी का पोर्शन में अटैम्प्ट करेंगे। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन सी का इफ स्टेटमेंट का पूछा हुआ है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट क्या है उसका यूज़ बताना है 2-3 लाइनों में। नेक्स्ट एरर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आर कैपिटल है यहाँ पे, तो आर को कैपिटल करना पड़ेगा आपको यहाँ भी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमीकोलन इफ़ की बॉडी के बाद नहीं आता, ये ख़त्म कर देना है। और एल्स प्रिंट एफ को साथ लिखना है जोड़ के, एक ही फंक्शन है। बाकी इसका जी बाकी ओके। उसके बाद फिर इन्फिनिट लूप के बारे में, लूप इन्फिनिट कब होती है, जब आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना भूल जाएंगे, कंडीशन हम गलत कर देते हैं, लेस देन की जगह ग्रेटर देन यूज़ कर लेंगे तो इन्फिनिट लूप बनेगी। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस पूछा हुआ है चैप्टर नंबर 12 का। उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो चैप्टर नंबर 14 से आपको मिलेगा।